नमस्कार। आज के इस दिलचस्प ऐतिहासिक विश्लेषण में हम मुगल इतिहास की सबसे ताकतवर और असरदार महिलाओं में से एक नूरजहां की उस अविश्वसनीय यात्रा पर बात करेंगे जो किसी कहानी से कम नहीं है। सोचिए, एक ऐसी महिला जो महल में एक साधारण सेविका बनकर आई थी और देखते ही देखते अपने दौर की सबसे शक्तिशाली सम्राज्ञी बन गई। उन्होंने सिर्फ राजकाज नहीं संभाला, बल्कि उस समय की राजनीति, संस्कृति और वास्तुकला को बिल्कुल बदल कर रख दिया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक विधवा जिसे महलों में सिर्फ सेवा करने के लिए लाया गया था, वो इतने विशाल साम्राज्य की सहज शासिका कैसे बन गई। मुगल दरबार के उस भारी सत्ता संघर्ष के बीच एक महिला का एकदम शिखर पर पहुंचना सच में एक बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे की क्या रणनीति थी, उनका क्या आकर्षण था और उनकी वो कुशाग्र बुद्धि कैसी थी, आइए इसे गहराई से समझते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मेहरुन्निसा से नूरजहां तक का सफ़र, फिर जहांगीर से उनकी ऐतिहासिक मुलाकात और विवाह, उनका बेमिसाल राजनीतिक वर्चस्व, उनके प्रभावशाली परिवार की भूमिका और आखिर में उनके शानदार सांस्कृतिक और वास्तुकला से जुड़े योगदान। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मेहरुन्निसा से नूरजहां तक का उनका सफ़र। एक बेहद असाधारण शुरुआत। इतिहास में जिसे हम आज नूरजहां के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम दरअसल मेहरुन्निसा था। कहते हैं ना कि जो नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं, उनकी शुरुआत अक्सर बहुत ही साधारण सी होती है। मेहरुन्निसा का यही चेहरा आगे चलकर पूरे मुगल साम्राज्य का सबसे मशहूर और ताकतवर चेहरा बनने वाला था। मेहरुन्निसा का शुरुआती जीवन सच में काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। पारसी मूल की मेहरुन्निसा की पहली शादी अली कुली बेग से हुई थी, जिन्हें शेर अफगान भी कहा जाता था। उनके पति के निधन के बाद उन्हें मुगल दरबार में अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा के लिए लाया गया। मतलब उन्होंने दरबार में एक रानी की तरह नहीं, बल्कि एक सेविका के रूप में कदम रखा था। सत्ता के गलियारों में उनका यह सफर बिल्कुल जमीन से शुरू हुआ था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जहांगीर से उनकी वो ऐतिहासिक मुलाकात और विवाह। एक ऐसा मोड़ जिसने मुगल साम्राज्य का इतिहास बदल दिया। ये मुलाकात हुई थी नवरोज के त्योहार के दिन। नवरोज पारसी नववर्ष का जश्न होता है, जिसे मुगल दरबार में बहुत ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता था। इसी जश्न की रौनक के बीच सम्राट जहांगीर ने पहली बार मेहरुन्निसा को देखा, और सच कहें तो वो उनकी खूबसूरती देखकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। बस एक नज़र के उस पल ने इतिहास में एक नए युग की नींव रख दी। इनके नामों का ये सफ़र बहुत दिलचस्प है और सीधे तौर पर उनके बढ़ते रुतबे की कहानी कहता है। सबसे पहले जहांगीर ने उन्हें नूर महल की उपाधि दी, यानी महल की रोशनी। फिर 1611 ईस्वी में जहांगीर ने उनसे विधिवत निकाह कर लिया और उन्हें नूरजहां की सर्वोच्च उपाधि से नवाजा। नूरजहां, जिसका मतलब है पूरे संसार की रोशनी। सिर्फ एक नाम का ये बदलाव दिखाता है कि कैसे वो तेजी से साम्राज्य के केंद्र में आ रही थीं। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, नूरजहां का राजनीतिक वर्चस्व, जहां वो सत्ता में बराबर की साझेदार बनी। जरा उस दौर के बारे में सोचिए जब महिलाएं आमतौर पर हरम तक ही सीमित रहती थीं। तब नूरजहां ने अभूतपूर्व अधिकार हासिल किए। वो जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देती थी। ये सत्ता में एकदम बराबर की भागीदारी का बहुत बड़ा प्रतीक था। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। शाही आदेशों और फरमानों पर खुद बादशाह जहांगीर के साथ साथ नूरजहां के भी हस्ताक्षर होते थे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सत्ता की बागडोर पूरी तरह से उनके हाथों में भी थी। अब बात करते हैं चौथे भाग की, उनके प्रभावशाली परिवार और संबंधों के बारे में, जिसने मुगल दरबार के भीतर ही एक तरह का नया राजवंश खड़ा कर दिया। दरबार पर अपनी पकड़ को और भी मजबूत करने के लिए नूरजहां ने एक बेहद ताकतवर पारिवारिक नेटवर्क तैयार किया। जहांगीर ने उनके पिता ग्यास बेग को एतमाद-उद-दौला की बहुत बड़ी उपाधि दी। इसके अलावा उनकी माता असमत बेगम और उनके भाई आसफ खां भी मुगल साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुए। नूरजहां ने बहुत ही चतुराई से अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को सत्ता के एकदम केंद्र में स्थापित कर दिया था। और ये जो पारिवारिक नेटवर्क था, वो अगली पीढ़ी तक जाते जाते और भी पक्का हो गया। 1612 ईस्वी में, यानी नूरजहां और जहांगीर की शादी के ठीक एक साल बाद, नूरजहां के भाई आसफ खां की बेटी अर्जुमन बानो बेगम की शादी शाहजहां से हो गई। दिलचस्प बात पता है क्या है? इन्हीं अर्जुमन बानो बेगम को आगे चलकर दुनिया ने मुमताज महल के नाम से जाना। तो हम देख सकते हैं कि कैसे नूरजहां ने वैवाहिक गठबंधनों के जरिए सत्ता के ताने बाने को कितनी गहराई से बुना था।
अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें भाग पर, उनके शानदार सांस्कृतिक और वास्तुकला से जुड़े योगदान। इस परिवार ने राजनीति के साथ साथ विज्ञान और कला के क्षेत्र में भी अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य ये है कि गुलाब से इत्र निकालने की जटिल विधि का आविष्कार किसी और ने नहीं बल्कि नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने किया था। जी हां, पहली बार गुलाब से सुगंध निकालने की तकनीक इन्होंने ही खोजी थी। आज हम जो ये मशहूर इत्र परंपरा देखते हैं, उसकी जड़ें सीधे तौर पर इसी वैज्ञानिक खोज से जुड़ी हुई हैं। और अगर वास्तुकला की बात की जाए तो नूरजहां ने आगरा में अपने पिता गियास बेग की याद में बेहद खूबसूरत एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया। खास बात यह है कि यह भारत में बेदाग सफेद संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा था। लाल बलुआ पत्थर की जगह सफेद संगमरमर का इस्तेमाल करना मुगल वास्तुकला में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था, जिसने आगे के लिए एकदम नए मानक तय कर दिए। इस मकबरे की कारीगरी के बारे में एक और शानदार बात है। एतमादुद्दौला के मकबरे में ही भारत में पहली बार इटली की पिएट्रा डोरा शैली का इस्तेमाल किया गया था। ये रंगीन और कीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़ने की एक बेहद बारीक और खूबसूरत कला है। ये वास्तुकला की दुनिया में सचमुच एक नए युग की शुरुआत थी, जो नूरजहां के बेहतरीन और वैश्विक कलात्मक नजरिए को दर्शाती है। तो अंत में